नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुक्रवार को सरकारी दफ्तरों में देखी गई अघोषित छुट्टी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी गारंटी लागू करने बनाया दबाव। इलाज के दौरान सिम्स में 2 महिलाओं की मौत से भड़के परिजन। सिम्स में की गई तोड़फोड़, देर रात सभी को दी गई समझाइश। लोगों की लागत से बना शनिचरी का फ्रूट मार्केट हो गया फेल। फल व्यवसायी फिर से सड़क में सजाने लगे बाजार। और एचडीएफसी बैंक सरकंडा में 70 लाख की धोखाधड़ी। 2 कर्मचारी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को शहर में सुबह से लगातार बारिश होती रही। इसी बीच फेडरेशन के कर्मचारी और अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नेहरू चौक पर डटे रहे। प्रांतीय आह्वान पर आयोजित इस 1 दिवसीय हड़ताल में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। फेडरेशन की जिला शाखा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा, मत्स्य विभाग, रजिस्ट्री कार्यालय, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि विभाग, तहसील कार्यालय, नगर निगम, मल्टीपर्पज स्कूल, सिंधी कॉलोनी, तिफरा स्कूल समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने सहभागिता दर्ज कराई। जनसंपर्क के माध्यम से सभी को हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया था। आपने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया, उनको स्मरण कराया जा रहा है कि स्मरण कराया कि आप मोदी गारंटी के तहत जो आपने वादा किया था अभी तक एक भी पूरा नहीं किया है। 100 दिन का बात हुआ है। आज जो मोदी गारंटी के अंतर्गत डेली विजेस, आंगनबाड़ी, आप पर जो स्वास्थ्य कर्मी, सभी कर्मचारियों को उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरे कर्मचारी जगत के किसी भी वादा को पूरा नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए आप देखिए पूरा हेल्थ विभाग भी आज पूरे हड़ताल में है, हमारे पूरे फेडरेशन के सारे कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में हैं और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे भी इस हड़ताल का विस्तार करेंगे। हम लोग नगर निगम वाले कर्मचारी हैं, अनुकंपा वाले हैं हम लोग, और हम लोग को 8 साल से ठेकेदारी में रखा गया था। उसके बाद हम लोग को 10 जनवरी को हम लोग को परमानेंट का आदेश किया गया था और पर अभी तक हम लोग को वेतन नहीं मिला गया है। और जब भी हम लोग अपने सर, बड़े कमिश्नर सर से सबसे बात करते हैं तो बोलते हैं पुष्टि के लिए गए हैं। हम लोग रायपुर तक भी गए हैं, रायपुर वाले भी सर यही बोलते हैं कि आप लोग का हो जाएगा। तो बताइए हम लोग का घर खर्चे कैसे चलेगा? किराए से घर से रहते हैं, बच्चे स्कूल वाले, हम लोग को तो मकान भी खाली करने के लिए नौबत आ गया है। अब कैसे करें? अब किससे रोई बताओ? अब यहाँ तक सबने जूनपुर से सर, हर किसी से बोल रहे हैं, यहाँ के सर से कोई हमारा बात नहीं सुना जा रहा है और हम लोग का घर खर्चे चलाना बहुत। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी 11 सूत्रीय मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बैठक कर बड़े और उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों की भी भागीदारी दिखी, जो अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से एकजुट नजर आईं। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शुक्रवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इससे आम लोगों के कामकाज पूरी तरह से रुक गए। शुक्रवार को स्थानीय निकायों के दफ्तरों में सन्नाटा, तहसील कार्यालयों में कामकाज बंद रहा। यूनिवर्सिटीज में भी यही हाल देखा गया। फेडरेशन का कहना है कि उनकी 11 सूत्री मांगे लंबे समय से लंबित है। इसमें मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति दूर करना, महंगाई भत्ता बढ़ाना, पदोन्नति में देरी खत्म करना, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार सरकार से बातचीत के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस आंदोलन को प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों के साथ साथ पेंशनर संघ की भी समर्थन मिला है। सिर्फ वर्तमान कर्मचारी ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।
फेडरेशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आने वाले समय में आंदोलन और भी बड़ा होगा। हमारे डीए महंगाई भत्ता थे 2015 से आज तक के लंबित लेकर के तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी आज सड़क पर हैं और हमारी मांगे यदि जल्द पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी जाने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो अधिकारी वो बाध्य रहेंगे। हमारी मांग है सरकार से कि कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ बना हुआ है उसका पुनरावलोकन करे और जल्द से जल्द जो पिंगुआ कमेटी है, अनुकंपा नियुक्ति की बातें हैं, तमाम विषय को लेकर के जल्द से जल्द हमारे एक सकारात्मक और संवेदनात्मक माहौल दिखाते हुए शासन सरकार जो है अधिकारियों के हित में निर्णय लेवे। तो हमारी मांग है कि जब जब केंद्र बढ़ा रही है, मोदी की गारंटी है, तब तब लागू करना चाहिए। तो अभी अब तो केंद्र जुलाई में देने ही देने हैं उनको, उनका लंबित है। तो ये जब जब महंगाई बढ़ रही है तो तमाम चलना चाहिए। 2% बड़ी बात नहीं है, उनके साथ बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर के आज हम सड़क पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने एक वादा किया था, 11 सूत्री मांगों को लेकर मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र जारी किया था। उन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। हम लोगों के आंदोलन में मोदी की गारंटी जो है 11 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है, जैसे कि उसमें मुख्य रूप से महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता देखा जा रहा है कि अभी कैबिनेट बैठक हुआ, साय कैबिनेट बैठक में अभी वर्तमान में बोल दिया गया कि 2% डीए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बोला गया। कब से दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि हमेशा महंगाई भत्ता का एक रूल रहता है, 1 जनवरी को दिया जाता है और 1 जुलाई को दिया जाता है। लेकिन अभी जब से भूपेश गवर्नमेंट रहा है तब से नियम ही पूरा परिवर्तित हो गया है। पहले साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता था, अभी साल में 1 बार महंगाई भत्ता मिल रहा है और वो भी उसका जो एरियस होता है उसे गवर्नमेंट खा जा रही है कर्मचारियों को। उस एरियस के चक्कर में एक कर्मचारियों का लाखों रुपए का नुकसान होते जा रहा है। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। पहला डीए, दूसरा पदोन्नति समयमान, क्रमोन्नति 4 स्तरीय समयमान, ये और 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे और आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि वे सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। आंदोलन के दौरान कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है। अगर उनकी समस्याओं का जल्द हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एनएसयूआई समर्थित छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आप सभी को बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सभी प्रवेश द्वारों में ताला जड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि वे विश्वविद्यालय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन एनएसयूआई से जुड़े छात्र होने के चलते उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर छात्र उग्र हो गए और परिसर में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। इधर बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यरत 22 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले 8 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जनवरी 2025 में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने निगम प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों का नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अब तक कर्मचारियों को 1 भी महीने का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से उन्हें बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कई कर्मचारी मानसिक तनाव में जी रहे हैं और सिर्फ आश्वासन से उनका जीवन नहीं चल सकता। कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन देकर जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। ऐसे 22 प्रकरण थे जिनका शासन में स्वीकृति के लिए भेजा गया है, क्योंकि शासन स्वीकृति नहीं आई है तो इसलिए उनका भी रुका हुआ है। फिलहाल निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन 8 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारी अब धैर्य खोने लगे हैं। सभी की निगाहें शासन से लौटने वाली फाइल पर टिकी हुई है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में बीती रात उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई हुई थी। इलाज के दौरान दोनों की हालत बिगड़ी और ICU में उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि मृत महिलाओं के कुछ परिजन नशे की हालत में थे और पहले से ही स्टाफ से बहस कर रहे थे। ICU से बाहर जाने कहने पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। गार्डों ने स्थिति संभालते हुए उन्हें बाहर निकाला और रात में सिटी कोतवाली भेजा गया। हालांकि उस समय चौकी में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, सिर्फ नगर सेना का एक आरक्षक तैनात था। हंगामे के दौरान ICU का कांच, दीवारें और टाइल्स तोड़ दी गई। सिम्स में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन अस्पताल चौकी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अभी भी कमजोर बनी हुई है। हंगामा करने वाले परिजनों की पहचान की जा रही है और मामले की जांच के बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए सौंपा जा सकता है। इधर बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड्डी रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पर ऑर्थोपेडिक जो पेशेंट्स आते हैं उनको बेहतर इलाज के लिए एक अच्छी और नई तकनीक की मशीन उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 12 लाख रुपए की लागत से C-आर्म मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन की मदद से हड्डी से जुड़ी बड़ी और छोटी सर्जरी आसानी से की जा सकेगी। पहले डिसलोकेशन और रिप्लेसमेंट जैसे मामलों का इलाज बिना किसी आधुनिक तकनीक के डॉक्टरों द्वारा किया जाता था। इससे मरीजों को काफी दर्द और परेशानी भी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब C-आर्म मशीन लगने से इलाज और भी ज्यादा आसान हो गया है। जानकारी के अनुसार बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 50 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक मरीज पहुंचते हैं। पहले ऐसे मरीजों को बड़ी सर्जरी या फिर रिप्लेसमेंट के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था, क्योंकि बिल्हा में C-आर्म मशीन की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ भी ये सुविधा शुरू कर दी है। C-आर्म मशीन एक्सरे आधारित तकनीक है जो ऑपरेशन के दौरान हड्डियों की सही स्थिति दिखाने में मदद करती है। यह मशीन डॉक्टरों को सटीक जगह पर सर्जरी करने में सहयोग करती है, खासकर फ्रैक्चर सेट करना, डिसलोकेशन को सही करना और रिप्लेसमेंट जैसे काम अब और भी ज्यादा आसान और तेजी से हो पाएंगे। इस विषय में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि C-आर्म मशीन के आने से हड्डी से जुड़े ऑपरेशन करना आसान हो गया है। मरीजों को अब बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सुविधा ग्रामीण और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। हाँ, अभी C-आर्म मशीन बिल्हा को मिला है और उसमें और टेक्नीशियन वगैरह की इन लोग यदि जीवनदीप से भर्ती करते हैं या जो भी करते हैं, उसके बाद C-आर्म मशीन को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इस C-आर्म मशीन से मैम लोगों को क्या राहत मिलेगी? लोगों को यदि किसी का डिसलोकेशन वगैरह है तो तुरंत उसमें, या कोई ऑपरेशन है तो उसमें अपन देखते हुए काम कर सकते हैं, उसमें जो लगा रहता है। अब तक मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस मशीन की मदद से हड्डी रोगियों को न केवल समय पर इलाज मिलेगा, बल्कि ऑपरेशन भी स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। ये सुविधा शुरू होने से बिल्हा और आसपास के हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तीजा पर्व के मौके पर महिला यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। रायपुर और अनूपपुर के बीच तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। जी हां, ये ट्रेन 24 और 28 अगस्त को चलेगी। इसके अलावा रायपुर से ताड़ोकी के बीच भी तीजा फेस्टिवल मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो 25 और 29 अगस्त को चलेगी। रायपुर अनूपपुर तीजा फेस्टिवल मेमू ट्रेन का नंबर 06803 होगा। ये ट्रेन रायपुर से सुबह 4:50 पर रवाना होगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहार के समय महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा देना है। तीजा पर्व के दौरान प्रदेश भर में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे ने इन अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में एक भव्य सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में चित्रकला, रंगोली और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। जिले के अनेक स्कूलों और कॉलेजों से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया। प्रतिभागियों ने अपनी कला के जरिए छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर को नए रंगों में सजीव कर दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में किसी ने छत्तीसगढ़ की माटी और लोक कला को उकेरा तो किसी ने किसान जीवन, देवी देवताओं और पारंपरिक पर्व त्योहारों को चित्रों में दर्शाया। रंगोली प्रतियोगिता ने भी सभी का मन मोह लिया। प्रतिभागियों ने रंग बिरंगी रंगोलियों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक परंपराओं को प्रदर्शित किया। इन खूबसूरत कलाकृतियों ने पूरे सभागार को उत्सवमय बना दिया। लोक नृत्य प्रतियोगिता में छात्रों ने पारंपरिक गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने प्रतिभागियों की कला की सराहना भी की। आयोजन समिति ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को व्यवस्थित करने की कोशिशों में नगर निगम ने शनिचरी पुल के पास फल बाजार का निर्माण कराया था। मकसद था सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को एक ही जगह व्यवस्थित करना, लेकिन अब ये योजना पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। फल व्यापारी फिर से सड़क किनारे ठेला लगाने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि निगम द्वारा बनाए गए फ्रूट मार्केट में न तो पर्याप्त पार्किंग है और न ही अंदरूनी व्यवस्था सही है। ग्राहक वहां तक पहुंचने से कतराते हैं, जिससे उनकी बिक्री प्रभावित होती है। शहर में करीब 200 फल व्यापारी है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 85 ठेलों के लिए ही जगह दी गई है। बाकी व्यापारी सड़क पर ही दुकान लगाने को मजबूर हैं। जो पीछे में है ना, वो बेच नहीं पा रहा है कोई भी, सब नुकसान में जा रहे हैं। कब तक आदमी सामान को सड़क फेंकेगा, है ना? सामान सड़ने के बाद उसके बावजूद ठेला बाहर लग जा रहा है पूरा लाइन से सामने में, तो अंदर कौन सा ग्राहक आएगा? और यहाँ पे मेरे भी जगह नहीं मिला है, मैं जबरदस्ती आके लगा रहा हूँ अंदर में। बाहर से आदमी सामान लेके चला जाता है, रोड से ही लेके चले जाएंगे, अंदर कौन आएगा? नगर निगम लगातार चालानी कार्यवाही तो कर रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जब तक सभी को पर्याप्त जगह और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वे सड़क किनारे ही दुकान लगाने को मजबूर रहेंगे। कम शेड बना है और आदमी ज्यादा है, और बाकी आदमी जो शेड में बने तो बने अच्छा है, और प्लस उधर जो पीछे पे ग्राहक भी नहीं जाता है, सामने सामने लेकर के चले जाता है, तो पीछे वाले भी बाहर चालू कर दिए लगाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा आदमी वो भी चालू कर दिए। इस नाम से यहाँ फ्रूट नहीं चल रहा है। तो ठीक है, सुविधा का असुविधा नहीं है, यहाँ पर सुविधा ठीक है। जो बना है वो थोड़ा गलत सिस्टम से बना है, और जगह भी थोड़ा कम है, अब वही है, कुछ नहीं है। निगम आयुक्त का कहना है कि फल बाजार का निर्माण व्यापारियों की सहमति से कराया गया था, लेकिन अब कई व्यापारी खुद ही सड़क किनारे लौट गए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और नई समिति बनाकर सभी ठेलों को व्यवस्थित ढंग से बाजार में शिफ्ट किया जाएगा। सनिचरी में हमने कुछ समय पहले एक न्यू फूड मार्केट वहाँ पे विकसित किया था, जो कि बहुत ही अच्छा वहाँ पे इसको बनाया गया, प्लस वहाँ पे उनके लिए शौचालय की सुविधा, अन्य पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। बट कुछ उसमें कमी आ रही है कि कुछ लोग उसमें जा नहीं रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, बाहर ठेले पे ही लगा रहे हैं। इसमें निगम के द्वारा लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, और हम वापस से उसमें सख्ती करते हुए इनको अंदर शिफ्ट करेंगे। पहले जो समिति बनाई गई थी उसको भी भंग करके नवीन समिति बना के उसको किया जाएगा।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या निगम की योजना जमीनी स्तर पर कभी सफल हो पाएगी, जब तक व्यापारियों की संख्या और बाजार की क्षमता में संतुलन नहीं बैठाया जाता, तब तक सड़क किनारे लगने वाले ठेलों की समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। हर वर्ष जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के द्वारा आम सभा का आयोजन करके किसानों को बैंक की उपलब्धियों के साथ उनके समस्याओं के निदान के लिए कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला बैंक की 111वीं आम सभा की बैठक बैंक के सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोढ़ी सहित विभिन्न बैंक के डायरेक्टर्स और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। सभा में किसानों ने खाद, यूरिया, डीएपी जैसे मुद्दों पर कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक की सीईओ का ध्यान आकर्षित कराया। किसानों ने खाद बीज की समस्या के साथ ही सभा भवन के मरम्मत की मांग कलेक्टर के समक्ष रखी। किसानों के समस्या में यही बात हुई है कि उनको खाद बीज सही समय पर उपलब्ध हो। इसके लिए कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं। वो बोले कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नहीं, कलेक्टर के माध्यम से मेरे को इसमें आप लोगों को मदद करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैंने बैंक के सभा कक्ष, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ का सब छत वत गिर रहा है, काफ़ी जर्जरित है। पीछे जो स्टोर कक्ष है वो भी कभी भी गिर जाएगा। तो पिछले समय अवनीश शरण साहब थे और उससे पहले राजनीतिक दल से प्रमोद नायक जी जब अध्यक्ष थे, तब भी मैंने बैंक के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ के सभा कक्ष वगैरह को सुधरवाने के लिए बात कही थी। तो आज भी कलेक्टर साहब उसमें अपनी सहमति दिए कि बैंक को फिर से इसका मरम्मत और रिपेयरिंग कार्य करके बैंक को अच्छा बनाया जाए। और ठीक, और तीसरा एक कोऑपरेटिव प्रेस वाला एक मुद्दा था जिसको भी मैंने उठाया, और कोऑपरेटिव प्रेसों के माध्यम से ही सहकारी समितियों का सब काम हो, तो इस पर भी कलेक्टर साहब और सभी अधिकारियों के द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसके लिए उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद और यूरिया की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन डीएपी में कुछ समस्या जरूर है। उस पर आने वाले समय में समाधान भी किया जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वार्षिक आम सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभी तक बैंक ने साल भर में 83 करोड़ का मुनाफा कमाया है और किसानों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है। बैठक में ये भी कहा गया कि किसानों को बैंक तक आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें एटीएम के माध्यम से प्रतिदिन 20,000 रुपए अपने संबंधित तहसील के बैंक में ही उपलब्ध हो जाएंगे। बैठक हुई है, किसानों से क्या क्या समस्या आई है और उनके निराकरण के लिए कैसे? ये सहकारी बैंक की सामान्य सभा की बैठक थी, 111वीं बैठक थी। इसमें हमारे सीईओ साहब हैं, जेआर हैं, डीआर साहब हैं, नाबार्ड के ऑफिसर हैं, हमारे पूर्व डायरेक्टर्स जो बैंक के थे वो भी हैं, और अलग अलग समितियां जो हैं समिति से हैं, हमारे सारे नोडल अधिकारी हैं। इसमें साल में एक बार ये बैठक होती है। इसमें बैंक का क्या आय व्यय है उसके बारे में चर्चा होती है, और जो भी डिसीजंस जो होते हैं उन सब का अनुमोदन जो है इस सामान्य सभा के माध्यम से होता है। आज ये बैठक बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत पुराना बैंक है। जैसा मैंने बोला, 1915 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, तो अपना एक बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है इस बैंक का। और मुझे लगता है कि इस बैंक के माध्यम से हम लोग किसानों की सेवाएं कर पा रहे हैं, और इस बैंक के माध्यम से किसान भी बहुत सारी ऐसी किसानों की ज़रूरतें की चीज़ है जो बैंक के माध्यम से उनकी पूर्ति होती है, और वो अधिक ब्याज में जो लोगों के चंगुल में फंसते थे, बैंक के माध्यम से बैंक उन ऐसे चंगुलखोरों से बचाता है। कुछ सुझाव आए हैं सर किसानों से, इसको बैंक आगे आने दिनों में अमल करने के लिए? जो भी चीज़ें आई हैं उस पर डिस्कस करके आगामी बैठक में बैंक के लिए हमने किसानों के लिए क्या किया और बैंक हित में कितना प्रॉफिट किया, ये मेन हमारा मोटो रहता है। तो पिछले साल हमने 84 करोड़ का प्रॉफिट सकल लाभ प्राप्त किया था। प्रोविज़न के बाद 43 करोड़ हमारे पास नेट प्रॉफिट है, जिसमें हम समितियों को लाभांश दे रहे हैं और बहुत सारे प्रावधान कर रहे हैं ताकि बैंक को और सुदृढ़ बनाया जा सके। निजी बैंकों से कोलैबोरेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है। निजी बैंकों के यहाँ हमारी जो धान के जो हमारे पास अमाउंट आते हैं उनको हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ, तो उस आधार पर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। दूर जाकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी और किसानों के खाते में पैसे आएंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान और बैंक की सेवाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक की बैठक अहम मानी जा रही है।
कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम नरगोड़ा के वीर सपूत लॉन्स नायक शहीद वीरेंद्र कुमार कैवर्त के बलिदान को सम्मान दिलाने के लिए अब जिले के पूर्व सैनिक संगठन ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व सैनिकों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कई मांगे रखी और कहा कि शहीद के नाम पर स्मृति चिन्ह न होना दुखद है। भारतीय सेना की 225 मीडियम रेजिमेंट के लॉन्स नायक वीरेंद्र कुमार कैवर्त वर्ष 2006 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। रेबन गांव में गश्त के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल होने के बाद उन्होंने 92 बेस अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व सैनिकों ने बताया कि वीरेंद्र कुमार बिलासपुर जिले के पहले सैनिक थे जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन 19 वर्षों बाद भी उनके नाम पर कोई स्मृति चिन्ह या सम्मानजनक पहचान स्थापित नहीं की गई है। हमारी वेदना, हमारी समाज की वेदना, जो हमारे समाज के देश की सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरेंद्र कैवर्त के नाम पर स्कूल तो लगभग जिला शिक्षा अधिकारी से आश्वस्त मिल गया है, पर हम ये चाहते हैं कि उनकी भव्य मूर्ति लगे जैसे महापुरुष की लगती है। अब महापुरुष की गिनती आएगा वो, क्योंकि वो शहीद है, भारत सरकार की बिलासपुर जिले की एक इकलौता शहीद है, इसलिए उनकी नाम में भव्यता आना चाहिए और साथ ही उस नरगोड़ा ग्राम को शहीदी ग्राम घोषित किया जाए ताकि वीरेंद्र कैवर्त के परिवार के साथ ही साथ उनके परिवार को भी उनके गांव को भी सारी चीज़ की सहूलियत मिले और साथ ही वहाँ एक क्रिकेट मैदान है जिसे वीर शहीद वीरेंद्र कैवर्त के नाम में किया जाए। और हम चाहते हैं कि सीपत चौक में भी शहीद वीरेंद्र कैवर्त की प्रतिमा लगे, यही हमारी समाज की मांग है। और आज 19 वर्ष से ये कार्य नहीं हुआ है, इसलिए हमें बहुत ही पीड़ा है। और साथ ही उनके माँ बाप जिन्होंने पढ़ा लिखा करके उनको सैनिक बनाया। मैं आंध्र संगठन का अध्यक्ष दत्तात्रेय यादव आगामी 15 सितंबर 2025 को शहीद वीरेंद्र कैवर्त का शहादत दिवस है। सन 2006 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रेवन गांव में शहीद हुआ था। आतंकवादियों द्वारा बिछाए हुए आईडी एक्सप्लोजिव में ब्लास्ट में शहीद हुए थे। उसी की शहादत को याद करते हुए इस वर्ष जो होने वाला है शहादत दिवस, वो 20वें शहादत दिवस होगा। पूर्व सैनिक संगठन ने सरकार से मांग की है कि शहीद वीरेंद्र के गृह ग्राम नरगोड़ा में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, साथ ही किसी स्कूल, सड़क, खेल मैदान या ग्राम प्रवेश द्वार का नाम उनके नाम पर रखा जाए। इसके अलावा 15 सितंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाने की भी अपील की गई है। पूर्व सैनिकों, ग्राम वासियों और जन प्रतिनिधियों ने मिलकर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरकंडा थाना क्षेत्र से एक बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। आप सभी को बता दें, HDFC बैंक से 70 लाख रुपए फर्जी चेक के जरिए निकाल लिए गए, जिसमें बैंक के 2 कर्मचारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच से बड़ी साजिश सामने आई है। HDFC बैंक के सरकंडा शाखा प्रबंधक सत्यजीत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि एडवर्ड थॉमस नाम के एक युवक ने 70 लाख रुपए का एक चेक जमा किया, जिसे सामान्य प्रक्रिया के तहत पास कर दिया गया। बाद में गुड़गांव स्थित
HDFC शाखा से ये पता चला कि चेक एक निजी कंपनी एस्ट्रोटॉक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खाते से जारी किया गया था, लेकिन कंपनी ने ऐसा कोई चेक जारी ही नहीं किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जी, थाना सरकंडा में प्रार्थी सत्यजीत कुमार HDFC ब्रांच मैनेजर के द्वारा जो है सरकंडा ब्रांच के ब्रांच मैनेजर द्वारा जो है थाना सरकंडा आकर लिखित रिपोर्ट एक दर्ज कराया कि उसके बैंक में फर्जी चेक के माध्यम से 70 लाख रुपए एडवर्ड थॉमस नामक व्यक्ति ने आहरण कर लिए हैं। रिपोर्ट पर जो है थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना पाए जाने से आरोपियों की पतासाजी भी ली गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एडवर्ड थॉमस, पिता राजेश थॉमस, रितेश केशरवानी, बलराम प्रसाद, सोनल खुटे, पिता साहेबलाल खुटे एवं आरती यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। आरोपियों द्वारा जो है अपराध कबूल किया गया है। उनके कब्जे से कुछ नकदी रकम भी बरामद किए गए हैं। प्रकरण के मुख्य आरोपी अभी हिरासत से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से सरकंडा पुलिस के द्वारा जो है पतासाजी की जा रही है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले आरोपी एडवर्ड थॉमस को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर रितेश केशरवानी और बैंक के 2 कर्मचारी सोनल खुंटे और आरती यादव को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने ठगी की बात स्वीकार की और बताया कि लालच में आकर उन्होंने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। चारों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सकरी थाना अंतर्गत ग्राम लोखंडी में एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना लोखंडी रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार की सुबह हुई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। मृतक की पहचान सेंद्री निवासी 45 वर्षीय राजकुमार यादव पिता परदेशी यादव के रूप में हुई है। आप सभी को बता दें, उसलापुर गुटकू के बीच लोखंडी रेलवे ट्रैक पर यह शख्स बैठा हुआ था, तभी सामने से आ रही मेमो लोकल सवारी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सकरी थाना पुलिस जांच में जुट चुकी है। रेलवे के बार-बार सावधान और जागरूक करने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर आकर बैठे रहते हैं। ऐसे में आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। फिर से वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर हाई कोर्ट से चर्चित पत्रकार हत्याकांड मामले में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को एक बड़ा झटका लगा है। आप सभी को बता दें, नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में मिरतुर गंगलूर सड़क निर्माण के अधूरे काम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी है। चंद्राकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2 करोड़ 58 लाख के शेष निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति, 37 लाख की जब्त सुरक्षा निधि की वापसी और 10% जुर्माने को अनुचित ठहराया था। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है कि ये ठेका विवाद अनुबंध का मामला है और समझौता शर्तों की धारा 28 के अनुसार इसका निराकरण मध्यस्थता प्रक्रिया से ही होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो अनुबंध के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों या अन्य विधिक विकल्पों का सहारा ले सकता है। इस निर्णय को सुरेश चंद्राकर के लिए कानूनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही बहस और सस्पेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में हमेशा के लिए कैद कर रखना संभव नहीं है। जो भी कुत्ते फिलहाल शेल्टर होम में रखे गए हैं उन्हें अब छोड़ा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये काम बिना नियमों और शर्तों के नहीं होगा। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कुछ जरूरी शर्तें तय की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में तभी छोड़ा जाएगा जब उनका वैक्सीनेशन हो चुका हो और बधियाकरण की प्रक्रिया पूरी हो।
यानी पहले सभी कुत्तों को रेबीज और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा और उनकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए बधियाकरण किया जाएगा। कोर्ट ने पहले दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निगमों की ही होगी। नगर निगमों को वैक्सीनेशन, बधियाकरण और फिर कुत्तों को उनके इलाकों में छोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ता गोद लेना चाहता है तो वो नगर निगम यानी एमसीडी को आवेदन दे सकता है। इससे ऐसे कुत्तों को एक स्थायी घर मिलने का रास्ता भी खुल गया है। ये फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से डॉग लवर्स की यही मांग रही थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में हमेशा के लिए बंद ना किया जाए। उनका कहना था कि कुत्ते भी सामाजिक प्राणी हैं और उनके प्राकृतिक माहौल से उन्हें अलग रखना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए आदेश दिया है कि कुत्तों को उनके ही इलाकों में वापस छोड़ा जाएगा। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉग स्पेशलिस्ट हैं, उन सब की एक टीम बैठनी चाहिए। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा एग्रेसिव है नहीं है। और उसके बिहाफ में भी मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ, वो ये है अगर कोई भी बच्चा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है उसके पीछे भी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब वो बच्चे शिकार होते हैं ह्यूमन क्रुएलिटी के, जब लोग उनको डंडे से मार देते हैं, कभी लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी उनके पिल्लों को बाइक के नीचे कुचला जाता है, कभी कार वाले कुचल के चले जाते हैं। तो उन बच्चों के मन में एक भय और एक डर बैठ जाया रहता है। उनको लगता है कि अगर ये कार वाला है तो ये जरूर वापस उसको मारने आए हैं या उसके बच्चे को कुचलने आए हैं। तो उसके पीछे अगर एग्रेसिव बच्चे अगर कोई है भी तो उसके पीछे ये साइकोलॉजी डेवलप होती है। हम क्योंकि हमारे ऐसे एक्शंस हुए रहते हैं उसके कारण वो बच्चे ऐसे बन पाते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बच्चा एग्रेसिव है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंसान और जानवर दोनों के हित में माना जा रहा है। इससे जहां डॉग लवर्स की चिंता दूर हुई है, वहीं लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस आदेश को कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करता है। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय बालिका और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय की सभी छात्राएं शुक्रवार को अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। छात्राओं ने शिकायत में बताया कि जिस भवन में वे रहकर पढ़ाई कर रही हैं, वे बेहद ही जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें हैं और बारिश के दिनों में पानी भी टपकता है। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छात्राओं का कहना है कि भवन छोटा होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भवन की क्षमता सीमित है। इस वजह से छात्राओं को एक कमरे में अधिक संख्या में रहना पड़ता है। इससे पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी बढ़ रही है। छात्राएं जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंची हुई थी। कलेक्टर से मिलकर छात्राओं ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया तो पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने छात्राओं को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए नए भवन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। जल्द ही नया भवन बनाने का काम शुरू होगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि फिलहाल तात्कालिक व्यवस्था की जा रही है ताकि छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए। कलेक्टर के आश्वासन के बाद छात्राओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता तब तक वे प्रशासन से समय समय पर जानकारी लेती रहेंगी। ये प्रयास यहाँ पे संचालित है और उसमें चूँकि बच्चे की संख्या हर साल उसमें बढ़ती है। बिल्डिंग जो पुरानी स्वीकृत है वो है, नई बिल्डिंग स्वीकृत होना अभी शेष है। इसके लिए प्रपोजल गया हुआ है और जैसे वो बिल्डिंग स्वीकृत होगी तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, कभी तत्कालीन में कुछ व्यवस्था की जाएगी? वहाँ पे और जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा के अधिकार और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के दावों के बीच ये हालात
चिंताजनक है। छात्राओं की ये पहल दिखाती है कि अब बच्चे भी अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं और प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। फिलहाल छात्राओं को इंतजार है कि प्रशासन जल्द अपने वादे को पूरा करे और उन्हें एक सुरक्षित और सुविधाजनक भवन उपलब्ध कराए, ताकि वे बिना किसी डर और परेशानी के पढ़ाई जारी रख सके। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।